बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ इम्यूनिटी। हमने बेसिकली इम्यूनिटी का चैप्टर जो है ना वो स्टार्ट किया था फेडरल बुक के चैप्टर 13 बायोलॉजी से, जो हमारा लास्ट चैप्टर है तकरीबन फेडरल बोर्ड का। अच्छा, इसमें हमने ना ये डिस्कशन की थी पहले लेक्चर में कि बेसिकली इम्यूनिटी होती क्या है और हमारी बॉडी के अंदर कौन से जो है डिफेंस मैकेनिज़्म काम करते हैं या किस किस्म की जो है ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वर्किंग कर रही है। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी अपने पहले लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में हमने ये डिस्कशन करनी है कि बॉडी के डिफरेंट टाइप के जो सेल्स होते हैं वो किस तरह से वर्किंग करते हैं और डिफेंस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस यानी बॉडी सेल्स कैसे बेसिकली हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल यू मे सब्सक्राइब इट, ताकि आपको यहाँ से आसानी से लेक्चर्स मिलते रहें और आप यहाँ की प्लेलिस्ट में जाके उस चैप्टर की प्लेलिस्ट में यानी कि वहाँ से अपने रिक्वायर्ड लेक्चर ले सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग द लेक्चर। अच्छा, यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या चीज़ है, ये नॉन स्पेसिफिक क्यों होता है। देखिए, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे हमने बात की है कि हमारे बॉडी के सेल यानी हमारे WBCs वाइट ब्लड सेल्स जहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने बॉडी को हर तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है, हर तरह के सरफेस के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर जाकर उन्होंने वर्किंग करनी है। तो वो जनरल काम करते हैं, कोई स्पेसिफिक काम उनका नहीं है या कोई स्पेसिफिक रीजन में जाके वो काम नहीं करते, वो हर जगह जा सकते हैं, वो जनरल हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो इसलिए काफ़ी ज़्यादा हम कहते हैं कि वो नॉन स्पेसिफिक काम करती है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस वो 3 नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के थ्रू यानी 3 मैकेनिज़म्स के थ्रू जो है ना वो काम कर रही है। तो अगर माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर यानी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट कर गए हैं तो अब 3 ऐसे तरीके हैं जिससे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस काम कर सकती है। ये स्पेसिफिक इसलिए है, अगेन हमने बात की है कि ये डायरेक्टली जाके काम कर रही है। पहली बात क्या, 3 तरीके से ये कैसे हमें प्रोटेक्शन करती है। पहली बात कि ये जो है ना फैगोसाइटोसिस के थ्रू काम कर सकती है, जो डिस्ट्रॉय कर देती हैं माइक्रोब्स को, या नेचुरल किलर सेल्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन्फेक्शन को, सेल्स को, तो ये उसके थ्रू जो है ना वो आसानी से काम कर सकती है। इसके अलावा हम ये कहते हैं सेकंड इसमें ये आता है कि अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो ये वहाँ पे क्या करेगा कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है। और थर्ड पॉइंट क्या होता है कि ये फ़ीवर के थ्रू जो है ना हमें हेल्प करता है। तो हमने कहा है कि 3 तरीके से डिफेंस प्रोवाइड कर सकता है। पहला तो फैगोसाइटोसिस के थ्रू जो मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स करेंगे, दूसरा कि ये इन्फ्लेमेशन कर सकता है, और तीसरा ये फ़ीवर कॉज करता है। पहले पॉइंट की तरफ जाते हैं यानी किस तरह से सेल्स काम करेंगे। किलिंग सेल्स ऑफ ब्लड, ये होते क्या हैं, ये बेसिकली हमारे WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिनको हम फैगोसाइट्स कहते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने जब लिम्फेटिक सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ा था तो मैंने तभी आप लोगों को बता दिया था कि बेसिकली ब्लड के अंदर जो है ना हम कहते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है ना उसके अंदर 2 तरह के WBCs होते हैं। एक जिनको हम नाम देते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स, जिनके अंदर हम इंक्लूड करते हैं बी सेल्स को और टी सेल्स को, और एक थे जिनको हम ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं जिसमें एसिनोफिल थे, जिनके अंदर बेसोफिल थे, और जिनके अंदर जो है वो न्यूट्रोफिल भी थे। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास जो है ना वो सेल मौजूद थे, और इसके साथ थे मैक्रोफेजेस या मोनोकैरियोसाइट्स के सेल। ठीक है, वही बात है कि यहाँ पे ये सेल जो है ना ये फैगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं। बेसिकली ये जो WBCs या वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनको हम फैगोसाइट्स कहते हैं, तो ये हमारी बॉडी में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, पूरी बॉडी में ब्लड में मूव कर रहे होते हैं, और जहाँ कहीं भी इनको कोई फॉरेन पार्टिकल मिलता है जिसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी फैगोसाइटोसिस, उसको एंगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं। ये 2 तरह के हमारे सेल्स हैं WBC में, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल। मैक्रोफेज क्या होता है कि मोनोसाइट ना बेसिकली बनता है बोन मैरो के अंदर। तो ये मोनोसाइट बहुत शॉर्ट लिव का होता है, तकरीबन ये 10 से 20 घंटे काम करता है। तो ये जो मोनोसाइट है ना बोन मैरो में बन के मैच्योर होके ब्लड में जाके और आगे चला जाता है अपने टारगेट एरिया में काम करने के लिए। तो ये है क्या चीज़, ये बेसिकली एक मॉडिफाइड मैच्योर फॉर्म है जिसको हम मैक्रोफेज कहते हैं। तो यही हम कहते हैं कि मैक्रोफेज डेरिवेटिव है मोनोसाइट का। जो वो मोनोसाइट जो कि ब्लड को छोड़ के किसी खास जगह पे अपना काम करने चला जाता है उसको हम मैक्रोफेज कहते हैं। बोन मैरो से ये ब्लड के थ्रू एक ख़ास एरिया में जाता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। और नॉर्मली ये कहाँ पे मौजूद होती हैं, नॉर्मली जो है ना ये हमारे कुछ ख़ास ऑर्गन्स में हो सकते हैं, जैसे लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, ठीक है, किडनी हो गया, तो वहाँ पे लोकलाइज्ड रीजन में होते हैं। लेकिन ये आपने याद रखना है कि ये जो है ना किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म है उसको एंगल्फ कर सकते हैं। मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना इन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं
और करते क्या हैं कि ये बेसिकली उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो उसका मटेरियल होता है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। और मैक्रोफेजेस जो होते हैं आर बीनीथ द सर्फेसेस ऑफ, ये कहाँ पे हो सकती हैं, ये बेसिकली हमारे बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट सर्फेसेस पे होते हैं, उनके बिल्कुल नीचे प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन के तौर पे, जो सॉरी प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन के नीचे होते हैं। फिर उसके अगर हम बात करते हैं मैक्रोफेजेस, तो मैक्रोफेजेस जो है ना ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन भी रिलीज़ करते हैं। इनमें से कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो इनकी मैचुरेशन को कॉज करती हैं ताकि मोनोसाइट मैच्योर हो जाए, मैक्रोफेज बन जाए और इनका नंबर बढ़ जाए। और कुछ होती हैं मैक्रोफेज जो इंटरल्यूसिन 1 रिलीज़ करते हैं। इंटरल्यूसिन 1 जो होती है ना, ये ब्रेन को ट्रिगर करती है ताकि वो टेम्परेचर को हाई कर दे। फ़ीवर हाई हो जाएगा, बुखार हो जाएगा तो इम्यून रिस्पॉन्स खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ को इनिबिट किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। एक बार फिर देख लेते हैं इसको। मैक्रोफेज हमने कहा है कि मोनोसाइट बोन मैरो के अंदर बनता है, वहाँ से ब्लड में चला जाता है, ब्लड से जाता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। या होता क्या है कि मोनोसाइट चला जाता है ज़्यादातर लंग्स में, लिवर में, किडनी में, स्प्लीन में मौजूद होते हैं लोकलाइज़ जगह पे, ब्लड में नहीं होते ये, ठीक है। वहाँ पे ये जितने भी वायरस बैक्टीरिया कोई हार्मफुल पार्टिकल है उसकी फैगोसाइटोसिस कर देते हैं। पहली बात ये है कि फैगोसाइटोसिस करेगा और दूसरी बात ये है कि इनमें से कुछ जो हैं वो अपनी मैचुरेशन को भी ट्रिगर करते हैं ताकि बाकी जो मोनोसाइट हैं वो भी मैक्रोफेज बन के इनकी हेल्प करें और काम को अच्छे तरीके से करें। और कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरल्यूसिन प्रोड्यूस करते हैं ताकि ब्रेन जो है वो फीवर क्रिएट करे, बुखार हो जाए तो उससे क्या होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स यानी सारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, वो मिलके काम करता है, ठीक है जी। दूसरे सेल है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल क्या है कि ये ऐसे ग्रेनुलोसाइट है, यानी डब्ल्यूबीसी के ग्रेनुलोसाइट हैं जो कि मोबाइल भी होते हैं और ये आसानी से स्क्वीज़ करके कैपिलरी वॉल से निकल के अपनी रिक्वायर्ड जगह पर चले जाते हैं। ये बिल्कुल अमीबा की तरह वो होते हैं क्योंकि ये सीडोपोडिया के थ्रू काम करते हैं और इनका भी लाइफ स्पैन कम ही होता है। ये बोन मैरो में बनता है और 4 से 8 घंटे के लिए ये ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है और अगर ये टिश्यू में चला जाए तो 4 से 5 दिन तक वर्किंग होता है। एक सीरियस इन्फेक्शन के केस में इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली उसके साथ जाके रिएक्ट कर रहे होते हैं, वर्किंग में होती हैं। सो दैट्स वाई इनकी एक्टिविटी ज़्यादा है ना, इसलिए इनके शॉर्ट लाइफ स्पैन है कि बने अपना काम किया और ख़त्म हो गए इस तरह से। तो फिर उसके बाद क्या होता है, यही बात ये कि इनकी ड्यूटी परफॉर्म की और ड्यूटी के बाद फ़ौरन ही ये अपनी एक्टिविटी करने के बाद, सिंगल एक्टिविटी करने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। और इनमें से कुछ न्यूट्रोफिल्स ऐसे होते हैं जो कि रिलीज़ करते हैं लाइसोसोमल एंजाइम और ये एंजाइम क्या करते हैं, किल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और उस जगह पर क्या क्रिएट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन। न्यूट्रोफिल क्या है, डब्ल्यूबीसी की वो टाइप जो कि स्क्वीज़ कर सकते हैं, मोबाइल होते हैं और ये कैपिलरी से निकल के और रिक्वायर्ड जगह पर चले जाते हैं। लाइफ स्पैन इनका 4 टू 8 आवर्स होता है अगर ब्लड में है तो, अगर टिश्यू में है तो 4 से 5 दिन होगा। और जब ये वर्किंग करते हैं तो अपनी वर्किंग के फ़ौरन ही बाद इनकी डेथ हो जाती है, तो सिंगल वर्किंग के बाद ही इनकी डेथ हो जाती है। इनका नंबर ज़्यादा होता है ब्लड में क्योंकि ब्लड हर वक्त इनको बोन मैरो इनको हर वक्त बनाता रहता है, प्रोड्यूस करता रहता है। इसके अलावा ये कुछ रिलीज़ करते हैं लाइसोसोमल एंजाइम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज कर देते हैं, ठीक है जी। फिर हम आ जाते हैं नेचुरल किलर सेल्स जिनको NK यानी कि N और K सेल्स भी कहा जाता है। अच्छा याद रखिएगा इनके एमसीक्यूज़ में ना नेचुरल किलर सेल नहीं आते, इनके एमसीक्यूज़ में ये एब्रीविएशन इस्तेमाल होती है NK सेल्स, तो याद रखना है कि वो नेचुरल किलर की ही बात कर रहा है। ये एक ऐसी टाइप है डब्ल्यूबीसी की जिसके अंदर जनरली ये जो होते हैं ना डायरेक्टली खुद जाके अटैक नहीं करते माइक्रोब को, बल्कि जैसे ही ये ना उसके करीब पहुंचते हैं तो ये करते क्या हैं कि बॉडी के सेल के अंदर ना ये स्ट्राइक करते हैं बॉडी के अपने सेल के ऊपर, ठीक है। यानी ये लेट्स से फॉर एग्जांपल ये बॉडी का सेल है जिसके अंदर ये वायरस मौजूद है जिसने इन्फेक्शन क्रिएट की है, तो बाकी न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज तो जाके ना उस वायरस या बैक्टीरिया को अटैक कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल किलर सेल क्या करता है कि ये जाके इस बॉडी के सेल को अटैक करेगा। कैसे? कि इसके अंदर ये रिलीज़ करता है परफोरिन। परफोरिन प्रोटीन होती है जो बेसिकली इसके अंदर जाके इस तरह से छोटे छोटे पोर क्रिएट कर देती है। अब परफोरिन जब इस तरह से इसमें छोटे छोटे जो है पोर क्रिएट कर देगी, इस तरह से पोर्स बन जाएंगे, तो ये सारा सेल क्या हो जाएगा, पोरस हो जाएगा। ये पोरस हो जाएगा, यहाँ से बहुत सारे इसके पोर्स बन जाएंगे, तो इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि एक तो ये काम करेगा, दूसरा ये होता है कि हमारे जो सेल होती हैं ना, इनके अंदर एंटर होने के लिए बहुत सारी ऐसी ना अपोप्टोसिस फैक्टर्स होते हैं जिनको ग्रैंडजाइम कहा जाता है। GRANZM GRANZ ग्रैंडजाइम, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ, ग्रैंडजाइम GRANZYME
ग्रेन्जाइम भी होते हैं जो आके एपोप्टोसिस करवा देते हैं। मैं अगेन आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। होता ये है कि ये जो नेचुरल किलर सेल है ना, ये टारगेट सेल में जाके करता क्या है, ये टारगेट सेल के साथ इंटरेक्शन करता है, वहाँ पे परफोरिन रिलीज़ करता है, वो उस सारे को पोरस कर देती है। फिर परफोरिन और ये जो ग्रेन्जाइम है, ये दोनों ये ग्रेन्जाइम एपोप्टोसिस फैक्टर होता है, यानी एपोप्टोसिस करवाता है, यानी प्रोग्राम सेल डेथ। ये दोनों एंटर होते हैं, उस सेल को अंदर से ख़राब कर देते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं। तो बॉडी का वो सेल जिसमें इन्फेक्शन हुई थी वही ख़त्म कर दिया जाता है, ताकि उसके साथ वायरस भी ख़त्म हो जाए और इन्फेक्शन आगे ना फैले। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि टारगेट सेल जो है वो डेथ हो जाती है उसकी। ये कैंसर सेल के ऊपर भी काम करते हैं, लेकिन तब उस वक्त जब कैंसर सेल अपनी अर्ली स्टेजेस पर है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। लेकिन ये याद रखिए कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का हमने सिर्फ पहला ही पार्ट डिस्कस किया है, यानी हमने बॉडी के सेल डिस्कस किए हैं कि फैगोसाइटिक सेल और नेचुरल किलर सेल किस तरह से काम करते हैं। बाकी दो मैकेनिज्म्स हमने अभी डिस्कस करने हैं। ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है, दैट्स वाई मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं आपके लिए एक ओवरव्यू अगेन रिपीट कर देती हूँ समरी बना के, कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस 3 तरीके से हमें डिफेंस देता है। एक तो सेल्स के थ्रू, दूसरा क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, तीसरा फीवर। हमने सेल वाला हिस्सा डिस्कस किया जिसमें हमने ये कहा है कि फैगोसाइटोसिस कैसे होती है, फैगोसाइट्स क्या होती हैं, मैक्रोफेजेस मोनोसाइट कैसे काम करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद दूसरी हमने ये बात की है कि न्यूट्रोफिल क्या होता है और नेचुरल किलर सेल क्या होता है। मैं आपको डायग्राम भी समझा देती हूँ। होता ये है कि प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है ना, ये जब मतलब प्रोटीन्स बनती हैं तो इनसे ना ये मोनोसाइट्स बनते हैं। मोनोसाइट जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये मेगा साइट बन जाएगा। जब ये बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है ना, बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने की वजह से इसने इसको तो डिज़ोल्व कर दिया, लेकिन इसकी ख़ास बात क्या होती है कि ये अपने सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया का रिसेप्टर भी अटैच करके घूमता है। जब ये ब्लड में बैक्टीरिया का रिसेप्टर अपने ऊपर लगा के यानी अपनी सरफेस पर अटैच करके घूमेगा, मूव करेगा, तो इससे बॉडी के सारे सेल फ़ौरन एक्टिवेट हो जाएंगे और वो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस डायग्राम का ये मकसद है। सो यहीं पे आपको ये नज़र आ रहा है क्या चीज़, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स के हवाले से, या आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है हाउ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड इम्यूनिटी वाया सेल्स, या आपसे ये पूछा जा सकता है यहाँ से हाउ मैक्रोफेजेस वर्क्स, या एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ न्यूट्रोफिल्स, या आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर नेचुरल किलर सेल्स, हाउ डू दे परफॉर्म डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, सो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप कि ये आपको छोटू सा लेक्चर था लेकिन आपको अच्छी समझ आई होगी, और आपको जो है इस से रिलेटेड बाकी लेक्चर्स भी इस चैनल पर मिल जाएंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू एंड गुड लक।